हाँ जी, हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाई अंकिता चौधरी में आपका एक बार फिर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे और सभी की तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। और यदि कोई तैयारी में नहीं लगा है तो स्टार्ट कर दे भाई, किसका वेट कर रहे हो। भर्ती आ जाएगी तो आ ही जाएगी, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। या तो बिल्कुल ही तैयारी मत करो, बंद कर दो किताबों को, या तो एकदम से ही पीछे पड़ जाओ, ये बात है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइनें मोटिवेशनल सुनाना चाहूंगी कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। कि हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आज का हमारा लेसन तो वही है जो कल पढ़ा अपन ने। आग दाह का स्वरूप व निर्माण। जिसका एक पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट आज है। कल अपन ने पढ़ा था कि फायर क्या होती है, फायर की फुल फॉर्म के बारे में अपन ने जाना। फायर में FIRE का मीन्स क्या था, आग कैसे लगती है, आग लगने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या थी, ऑक्सीजन, तापमान और फ्यूल। और उसके अलावा आग जैसे लग गई है तो लगने के बाद में आग को वापस भी बुझाना है, तो बुझाने के लिए किस किस विधियों का, मेथड का यूज अपन ने किया, वो विधियां अपन ने कल पढ़ी है। आज अपन पढ़ते हैं फ्लैश पॉइंट, जिसको बोलते हैं ज्वलनांक बिंदु। फ्लैश पॉइंट जिसको बोलते हैं ज्वलनांक बिंदु, यानी कि ज्वलनांक बिंदु या फ्लैश पॉइंट होता क्या कि वह कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु यानी कि जलने वाली वस्तु पर्याप्त मात्रा में उष्मा और गैस उत्पन्न करे कि वह एक क्षण भर के लिए, यानी कि छोटी सी उसको चिंगारी मिल जाए तो वो आग पकड़ ले। यानी एक छोटी सी चिंगारी मिल जाए तो आग पकड़ ले, उसे क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। यानी कि वह कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु अर्थात ज्वलनशील वस्तु पर्याप्त मात्रा में वाष्प व गैस उत्पन्न करे जो एक चिंगारी मिलने पर आग पकड़ ले। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्षण भर के लिए करौंद जाए, या क्षण भर के लिए करौंद जाए। उसे ज्वलनांक बिंदु कहते हैं। यानी वह कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु, जो ज्वलनशील वस्तु जलती है, वो इतना तापमान, इतनी उष्मा, इतनी गैस, या एक ही बात है वाष्प गैस उष्मा उत्पन्न करे कि एक छोटी सी चिंगारी मिल जाए उसको। यदि एक छोटी सी चिंगारी मिल जाए तो आग पकड़ ले, या फिर वो क्षण भर के लिए करौंद जाए। यानी कि आग लगी नहीं थी, मतलब वहां पे पर्याप्त मात्रा में ईंधन है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है, टेम्परेचर, हर चीज है, लेकिन वहां पे आग लगी नहीं, संभावना थी। यदि उसको एक छोटी सी चिंगारी भी मिल जाती तो आग लग जाती, उसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। उसके बाद में आता है फायर पॉइंट।
जिसे बोलते हैं प्रज्वलनांक, प्रज्वलनांक बिंदु, या प्रज्वलन पॉइंट भी बोल सकते हैं, बिंदु बोल सकते हैं, की बात है कि वह कम से कम तापमान, कि वह कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु जो ज्वलनशील है कि इतनी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करे कि दहन प्रक्रिया लगातार जारी रहे, उसे अपन फायर पॉइंट कहते हैं, उसे अपन प्रज्वलनांक बिंदु कहते हैं। वह कम से कम तापमान, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु अर्थात ज्वलनशील वस्तु इतनी गर्मी उत्पन्न करे, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में गर्मी उत्पन्न करे, गर्मी उत्पन्न करे कि दहन प्रक्रिया लगातार जारी रहे, उसे प्रज्वलनांक बिंदु कहते हैं। बस इन दोनों पॉइंटों में इतना ही फर्क है कि फ्लैश पॉइंट में ये होता है कि वहां पे आग लगी नहीं होती है, आग लग जाती, यानी कि आग पहले लगी नहीं है, आग लग जाती, कब लग जाती, जब एक छोटी सी चिंगारी भी यदि मिल जाती तो आग लग जाती। और फायर पॉइंट में क्या होता है कि आग लग गई है, आग लग चुकी है कि वहां पे इतनी मतलब गर्मी या हीट उष्मा उत्पन्न हो सके कि दहन लगातार जारी रहे, कि जैसे यहाँ पे ये एक स्थान था, यहाँ पे आग लगी है और आग बढ़ते 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 आगे तक चली गई, तो ऐसे इसका मतलब यही है कि इसके साथ में जो भी सामान जल रहा वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल तीनों चीज थी, तभी यहाँ पे आग लगी है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, यानी कि यहाँ पे आग लगी नहीं है, लग जाती यदि उसे एक चिंगारी मिल जाती तो, यानी कि उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्षण भर के लिए क्रोंद जाए। उसके बाद में फायर पॉइंट यानी प्रज्वलनांक बिंदु, कि वह कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु इतनी गर्मी उत्पन्न करे या हीट उत्पन्न करे या उष्मा उत्पन्न करे, एक ही बात है सभी के लिए, कि दहन प्रक्रिया लगातार जारी रहे, कि जैसे यहाँ पे आग लगी थी, फायर, ये वो जगह है जहां पे फायर पॉइंट है, फायर पॉइंट यानी कि यहाँ पे आग लगी हुई है। यदि ये फ्लैश पॉइंट होता तो यहाँ पे आग लगी नहीं होती, आग लग जाती उस कंडीशन में कि यदि उसको चिंगारी मिल जाती। यहाँ पे आग लगी हुई है तो ये एक फायर पॉइंट है, यहाँ से आग बढ़ती बढ़ती आगे जा रही है, आगे तो उसी कंडीशन पे जाएगी ना कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उसको हीट मिलेगी या गर्मी मिलेगी, तापमान मिलेगा, जलने वाला पदार्थ मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ये सारे पर्याप्त रहेंगे तभी तो यहाँ पे आगे आग बढ़ेगी। तो इसके लिए इसे ही कहते हैं फायर पॉइंट। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन आग लगने के लिए जो भी मुख्य आग के लिए मुख्य बिंदु या आवश्यकताएं, जिसमें क्या क्या शामिल है। पहला तो आता है ताप, दूसरा आता है फ्यूल और तीसरा आता है ऑक्सीजन। ताप में क्या होता है, ताप क्या होता है, ताप एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ताप बोल सकते हैं, और ताप के साथ में ही हीट उत्पन्न होती है या उष्मा, एक ही बात है। ताप क्या होता है, ताप एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ताप एक ऊर्जा होती है
जो किसी पदार्थ के जो किसी पदार्थ के अणु व परमाणुओं के मध्य काइनेटिक मूवमेंट या फिर गति के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। ताप जिसे हीट, यानी इसके द्वारा ही, जैसे गर्मी आग लगी है तो वहां पे हीट उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, एक ही बात है। अब ताप क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, अब ऊर्जा होती तो ऊर्जा कहां से आई? तो कोई भी पदार्थ है, जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई द्रव पदार्थ है और ये कोई गैस है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ठोस है मतलब कि कण एकदम नजदीक नजदीक है, सारे कण एकदम पास पास में है, एकदम टच में है। ये कंडीशन होती है तब होता है ठोस पदार्थ। जैसे कि एग्जांपल अपन ले तो यहाँ पे ले सकते हैं बर्फ का। पानी एक जगह होता है क्योंकि उसके कण एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ठोस है। उसके बाद में यदि इसको अपन ने टेम्परेचर दे दिया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दिया, तो ये कण थोड़ी थोड़ी दूर हो जाएंगे, ये कण दूर हो गए। जैसे ये कण दूर हुए हैं तो ये द्रव की कंडीशन आ गई। उसके बाद में थोड़ा और टेम्परेचर, यहाँ पे इसको ताप देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर देते हैं तो ये कंडीशन आती है। उसके बाद में जैसे अपन ने और टेम्परेचर दिया तो ये कण और भी दूर 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 चले गए, ये गैसीय कंडीशन हो गई। और इन जो अणुओं के मध्य गति होती है कि ये कण ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, जैसे ऐसे होता है कि अपन पानी गर्म करते हैं, ये कोई अपनी बाल्टी थी, इसमें इतना सारा पानी है, ये गर्म कर रहे हैं अपन, जैसे यहाँ का पानी गर्म हो गया, आग तो नीचे लगी है ना, आग तो नीचे लगी है तो नीचे का पानी गर्म हो गया, तो फिर ये धीरे धीरे कण है ना ऊपर की तरफ गति करने लग जाएंगे। जैसे ही ये कण ऊपर की तरफ गति करते हैं तो क्योंकि ये गर्म हो गए, यहाँ पे गर्म गर्म पानी और यहाँ पे ऊपर था ठंडा पानी, ये कण जैसे ही गर्म होते हैं ना तो ये हल्के हो जाएंगे, हल्के होते ही ये ऊपर चले जाएंगे। और जो ठंडा पानी था ना उसके कण वो ठंडे, यानी कि ठंडा होने की वजह से भारी है तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार पानी गर्म होता है, ये प्रोसेस होती है उसकी। उसके बाद में देखते हैं अपन ताप और तापमान में अंतर। ताप व तापमान में अंतर। ताप एक प्रकार की ऊर्जा होती है यानी किसी पिंड है या किसी वस्तु है कि जो भी जिसमें ऊर्जा होती है उसे ताप कहते हैं। यानी कि ताप किसी पिंड या किसी वस्तु की ऊर्जा है, उसे ताप कहते हैं। यानी किसी पिंड, ताप किसी पिंड या वस्तु की ऊर्जा को कहते हैं जिसे क्यू से दर्शाया जाता है। जबकि तापमान किसी पिंड या वस्तु की ऊर्जा को मापन को कहते हैं, मापने को कहते हैं, जिसे T से दर्शाया जाता है, T से दर्शाया जाता है। नोट, ताप को मापने के लिए
ताप को मापने के लिए रंगमापी का प्रयोग तथा तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें पारा या मरकरी गैस भरी होती है। ये होता है ताप और तापमान में अंतर। उसके बाद में आप अपन देखते हैं तापमान के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट है। कि तापमान क्या होता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं तापमान की खोज किसने की। गैलीलियो सन 1593 ईस्वी। उसके बाद में पहला अल्प विकसित जल थर्मामीटर की खोज सन 1593 ईस्वी। पहला फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज 1714 में करी गई। ग्रेबियल फ़ारेनहाइट के द्वारा। ये तापमान के बारे में 2-4 पॉइंट है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि तापमान बदलने की इकाइयां कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदले और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदले, और तापमान कौन कौन से होते हैं, और तापमानों को एक दूसरे में चेंज कैसे किया जाए, कौन से तापमान एक इक्वल टेम्परेचर पर बराबर होते हैं। अब तापमान होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप, जिसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन आर से दर्शाया जाता है, जिसका मतलब वर्गीकरण कम मिलता है बुकों में देखने के लिए। तो तापमान 4 होते हैं। अब इनको आपस में चेंज कैसे किया जाए, यदि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, केल्विन और फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करते हैं, और रैंकिन पैमाने को कैसे केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में चेंज किया जाता है, इनके लिए अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना, यानी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। तो इसके लिए सूत्र होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसके द्वारा
जैसे अपन को डिग्री सेल्सियस का मान दे दिया, फ़ारेनहाइट का पूछ लिया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे यदि डिग्री सेल्सियस का मान 60 डिग्री 30 डिग्री हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा? तो अपन क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5। ये इसको अपन, इस उत्तर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे अपन ये लिख दिया डिग्री सेल्सियस, आगे लिख दिया, उसके बाद में लिख दिया कि 9/5 और उसके बाद में 32 लिख दिया, तो कैसे भी लिख दो एक ही बात है। ये आगे लिख दो या पीछे लिख दो एक ही बात है। डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कैसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो। कई बुकों में क्या है कि ऐसे ऐसे भी मिल जाता है, तो एक ही बात है, उसमें कोई अलग नहीं है। 9/5 डिग्री सेल्सियस यदि 30 है, क्योंकि अपन ने माना कि डिग्री सेल्सियस का मान 30 है, प्लस में 32, तो क्या करेंगे 5 से इसको कट करेंगे, 6 बार, अंश 31 और फिर 9×5 45, 9×6 54 प्लस 32, तो ये कितना मान आएगा? कमेंट करके मुझे बता देना है कि कितना आएगा। 4 8 2 6 और 5 8 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। यदि यहाँ पे अपन माने कि डिग्री सेल्सियस का मान 45 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पे बता देती हूँ, वही 9/5 गुना अपन ने सेल्सियस का मान कितना माना है 45 प्लस में 32, 9×5 45, 9 बार 9 9 81 प्लस 32, तो ये कितना आ गया? 2 और 1 3 8 9 10 11 113 डिग्री। तो इस प्रकार अपन इस पैमाने को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए इसमें एक क्वेश्चन दे देती हूं मैं कि यदि डिग्री सेल्सियस, होमवर्क के लिए मुझे कमेंट जरूर करें कि यदि डिग्री सेल्सियस का मान 54 हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा? ये मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना। इससे पहले अपन ने देखा था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, अभी देखते हैं अपन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 F-32। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ये डिग्री सेल्सियस का मान निकाल सकते हैं यदि अपन को पता है फ़ारेनहाइट का मान। जैसे कि एग्जाम्पल, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 81 हो तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ आप वही लें, किसी अदर संख्या का एग्जाम्पल लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जैसे अपन ने इस 81 मानना है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा कि 5/9 गुना
ये कितना है 81 माइनस 32। अब जिसको घटाना नहीं है ना वो इस प्रकार घटा लेना, आज मैं बता देती हूँ, फिर वापस से नौबत नहीं आनी चाहिए। जिसको नहीं घटाना और जोड़ना नहीं है ना उसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। ये होता है 81। अब एक यह रह गया तो यहाँ पे एक हासिल आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 से यदि 2 घट गए तो कितने बच गए? 9 बच गए क्या? उसके बाद में यहाँ हो गई 7। 7 से यहाँ 3 घट गए तो यहाँ कितने बच गए? 4। तो यहाँ ये हो गया माइनस, तो ये आएगा, इसका मान आएगा 49। फिर ये हो जाएगा 5/9 इंटू 49। इन दोनों का आप गुणा कर लेना और इसका भाग दे देना। जितनी भी संख्या आएगी वो डिग्री सेल्सियस का मान होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए। यानी कि कुछ भी मान के चलो, एक छोटी संख्या मान लो, चाहे कोई जरूरी नहीं है बड़ी संख्या ही मानो, आप कितना भी मान मान सकते हो। उसके बाद में ये फॉरेन हाइट से घटाना है इसको, उसके बाद में 9 का भाग देना है, 5 से गुणा करना है, 9 का भाग देना है, जो भी संख्या आएगी वो डिग्री सेल्सियस का मान होगा। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए। इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, जो भी वीडियो देखेगा यदि उसको आए जोड़ बाकी गुणा भाग तो वो जरूर घटाने की जोड़ने की कोशिश करेगा और मुझे उसका आंसर कमेंट करे। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 38 हो तो 68 कर लो। डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा? दो क्वेश्चन हो गए, एक पिछले वाले में एक अभी वाले में। दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन। यदि दिया हो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन व बेकर व रैंकिन से अपन एक सूत्र लगाते हैं, यानी कि ये चारों ही एक साथ आ जाएंगे। फिर जैसे अपन को जिनका यूज करना है, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज करना है तो इनके माध्यम से अपन मान निकाल सकते हैं, या फिर सेल्सियस केल्विन, ये केल्विन रैंकिन, या फिर फ़ारेनहाइट केल्विन, इस प्रकार से इनका मान अपन निकाल सकते हैं। तो इनके लिए सभी के लिए एक सूत्र होता है, C/5 F - 32/9 R/4 K - 273/4 सॉरी 5, ये एक सूत्र होता है। इसके द्वारा आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जिसमें सारे पैमाने दर्शाए हुए हैं। डिग्री सेल्सियस आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट, रैंकिन, केल्विन। अब आपको जैसे कि केल्विन का मान दे दिया, रैंकिन का पूछा है तो इन दोनों से निकाल सकते हो। फ़ारेनहाइट का मान दे दिया, सेल्सियस का पूछा है तो इन दोनों से निकाल सकते हो। यदि आपको डिग्री सेल्सियस का मान देकर रैंकिन का पूछे तो इन दोनों से निकाल सकते हो। यदि आपको केल्विन का मान दे दिया, फ़ारेनहाइट का पूछ लिया तो आप इन दोनों से इसका मान निकाल सकते हैं। समझ गए? यह सूत्र याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं। समझे? और आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताओ। आज के लिए अपना सेशन यहीं तक रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आज समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी कहीं भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा, उसके बाद में उसका रिप्लाई दिया जाएगा।
और इसके बाद में नेक्स्ट ये अपने फर्स्ट लेसन की आज दूसरी क्लास थी, जिसमें पहला एपिसोड आ चुका है, दूसरा ये था। नेक्स्ट एपिसोड इसके बाद में आएगा। जो भी क्लास देख रहा है वो एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते। किसी भी स्टूडेंट, यदि 100 में से एक स्टूडेंट भी देखे और उसका भी भला हो जाएगी ये पढ़ के, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बस आप लोगों से मैं बस एक ही गुजारिश करूंगी कि ये वीडियो को आप हर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।